43 रोहिंग्याओं को समुद्र में फेंक देने की घटना बहुत ज्यादा तेजी से सामने आ रही है और वायरल हो रही है, जिस पर कई लोगों के अपने अपने मत हैं और अब ये चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये मामला यूएन तक पहुंच चुका है। हालांकि पहले इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई उसे सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणियां की गई उन पर भी चर्चा हुई, लेकिन फिलहाल अब ये मामला यूएन पहुंच चुका है और यूएन की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि शरणार्थियों के खिलाफ, या कह सकते हैं कि दूसरे देश से भारत में आए लोगों के खिलाफ ये बहुत ही क्रूर कदम है सरकार की तरफ से। तो इस पर चर्चा होनी चाहिए और जो यूएन है वो इस मामले की तह तक जाएगा, जांच करेगा और इस पर चर्चा तो होगी। तो अविनाश जी, आपके पास आना चाहूंगी, पूरा मामला क्या है। हालांकि उससे पहले हम आपको ये बता दें कि कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि 43 लोग हैं, वहीं कुछ में दावा किया जा रहा है कि 38 लोग हैं। लेकिन ये मायने नहीं रखता कि संख्या क्या थी, मायने ये रखता है कि घटना बहुत ही ज्यादा क्रूर है। तो अविनाश जी, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, पूरा घटनाक्रम बताएं। हाँ, जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं, एक्चुअल में ये लोग म्यांमार के रहने वाले हैं। म्यांमार में 2017 में जो वहाँ के सैन्य शासन है, जुंटा शासन, उनसे टकराव शुरू हुआ और उसके बाद वहाँ इनका एक तरीके से सफाया शुरू हुआ। 2017 में जितनी भी रोहिंग्याओं की बस्ती थी, जो वहाँ का रखाइन प्रांत है जहाँ पर इनकी सबसे ज़्यादा आबादी थी, तो वहाँ पर सेना ने एक तरीके से इनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उसके बाद करीब 10 लाख से ज़्यादा जो रोहिंग्या थे उनको म्यांमार छोड़ना पड़ा। सबसे ज़्यादा लोग तो क्योंकि बांग्लादेश से म्यांमार की जो बॉर्डर है वो मिलता है और बांग्लादेश में मुस्लिम मेजॉरिटी ही है, तो इसीलिए सबसे पहले वो लोग बांग्लादेश की तरफ गए। तकरीबन 7.5 लाख से ज़्यादा जो रोहिंग्या हैं इस समय बांग्लादेश में शरणार्थी हैं और कुछ लोग इंडिया में भी प्रवेश कर गए, क्योंकि जो भारत में शरणार्थियों को जो नियम है उसमें वैसे भी सरकार की तरफ से जो CA लेके आया गया उसमें भी उस रोहिंग्या शामिल तो कम से कम उसमें नहीं है। उसके कुछ लोग अवैध रूप से इंडिया में घुसे, क्योंकि सरकार की तरफ से शरण किसी को नहीं दी गई रोहिंग्याओं को। और अब ये जो खबर आ रही है कि दिल्ली में करीब 43 रोहिंग्याओं को जो दिल्ली पुलिस है उसने अपने पास बुलाया है, हिरासत में लिया और उनसे कहा कि आपकी कुछ जांच वगैरह करनी है। और उसके बाद अब जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनमें से जो 43 रोहिंग्या थे उनको ले जाकर एक शिप में अंडमान के पास उनको लाइफ जैकेट पहनाई और लाइफ जैकेट पहनाकर उनको समुद्र में छोड़ दिया। तो इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है, इसकी जांच यूएन भी कर रहा है। तो ये सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को आप मरने के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि भाई समुद्र में आपने लाइफ जैकेट तो उनको पहना दी, लेकिन समुद्र में जो जीव हैं, समुद्री जीव हैं, तमाम खतरनाक जो शार्क व्हेल टाइप की मछलियाँ होती हैं, उनका निवाला भी वो बन सकते हैं। तो अब उनकी क्या पोजीशन है अभी इसकी भी कोई किसी के पास खबर नहीं है। तो ये मुद्दा जो है एक तरीके से किसी भी व्यक्ति के जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर याचिका को आगे टाल दिया 31 जुलाई तक के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सरकार पर भी उठ रहा है कि आप किसी के जीवन के साथ इस तरीके से कैसे खेल सकते हैं। जी बिल्कुल। वहीं संयुक्त राष्ट्र में जब ये मामला पहुंचा है तो आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने कहा वो म्यांमार के समुद्र तट के नजदीक भारतीय नौसेना के जो जहाज से रोहिंग्या शरणार्थियों को समुद्र में उतारने के दावों की जांच करेगा। संयुक्त राष्ट्र ने एक बयान जारी कर कहा कि पिछले सप्ताह रोहिंग्या शरणार्थियों को भारतीय नेवी के जहाज से अंडमान सागर में जबरन उतारे जाने की रिपोर्ट से वो चिंतित हैं और एक एक्सपर्ट इस तरह की अनुचित और अस्वीकार्य घटना की जांच शुरू कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर म्यांमार में मानवाधिकारों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत हैं थॉमस एंड्रयूज, उनका भी बयान आया है। उनका कहना है कि ये विचार कि रोहिंग्या शरणार्थियों को नेवी के जहाजों से समंदर में उतार दिया गया अपमानजनक है। मैं इस घटनाक्रमों के बारे में और जानकारी और गवाह की मांग कर रहा हूं। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो कुछ हुआ उसके बारे में पूरा ब्यौरा दें। इस तरह की क्रूर हरकतें मानवता का अपमान है और वापस न जाने के सिद्धांत का गंभीर उल्लंघन दर्शाती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक मूलभूत सिद्धांत है। यह सिद्धांत ऐसे लोगों को वापस उन जगह पर भेजे जाने से रोकता है जहां उनके जीवन या स्वतंत्रता के लिए खतरा हो।
थॉमस एंड्रयूज आगे कहते हैं, बीते सप्ताह भारतीय अधिकारियों ने दिल्ली में रहने वाले ऐसे दर्जनों रोहिंग्या शरणार्थियों को हिरासत में लिया था, जिनमें से कई या सभी के पास शरणार्थी पहचान से जुड़े दस्तावेज थे। इनमें से लगभग 40 लोगों को कथित तौर पर आंखों पर पट्टी बांधकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ले जाया गया और फिर भारतीय नेवी के एक जहाज में चढ़ा दिया गया। अंडमान सागर पार करने के बाद शरणार्थियों को कथित तौर पर लाइफ जैकेट दी गई और उन्हें जबरन समुद्र में उतार दिया गया ताकि वो म्यांमार क्षेत्र के एक द्वीप की तरफ तैर कर जा सके। जिन शरणार्थियों को समंदर में उतारा गया था वो बच गए हैं, लेकिन वो अभी कहां हैं और कैसे हैं इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। और इसी को लेकर थॉमस एंड्रयूज आगे कहते हैं, भारतीय अधिकारियों ने कथित तौर पर असम में एक डिटेंशन सेंटर से लगभग 100 रोहिंग्या शरणार्थियों के एक ग्रुप को भी निकालकर उन्हें बांग्लादेश की सीमा से लगे एक क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया है। इस ग्रुप के ठिकाने और उनकी हालत के बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं है। भारत सरकार को तुरंत रोहिंग्या शरणार्थियों के खिलाफ अमानवीय कदम की निंदा करनी चाहिए। म्यांमार को होने वाले सभी डिपोर्टेशन को रोकना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए। यानी ये जो मामला है अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है, क्योंकि चाहे वो घुसपैठिए रहे हों या वो शरणार्थी रहे हों, ये बिल्कुल अलग मुद्दा है। लेकिन इसके चलते आप किसी के जीवन को खतरे में नहीं डाल सकते। अब इसी को लेकर भारत सरकार बुरी तरह घिर गई है और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है। यूएन ने साफ साफ कहा है कि भारत सरकार को इन सवालों के जवाब तो देने होंगे कि आखिर उन्होंने इस तरह का कदम क्यों उठाया। कुछ लोगों की जान क्या इतनी मामूली हो गई कि उन्हें सिर्फ अपने देश से बाहर निकालने के लिए समुद्र में इस तरह फेंक दिया गया, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया गया। इस तरह से यहाँ पर घिरती हुई दिखाई दे रही है भारत सरकार। और क्योंकि इसमें नौसेना का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर सवाल कई ज्यादा उठ रहे हैं। अब थोड़ा इस मामले के बैकग्राउंड पर भी बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 2 शरणार्थियों ने एक याचिका दायर की थी। जिन लोगों को समुद्र में फेंक दिया गया उनमें नाबालिग 15-16 साल की किशोरियां, 66 साल तक के बुजुर्ग और कैंसर, टीबी, हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियों से जूझ रहे लोग शामिल थे। ये रोहिंग्या शरणार्थी भारत में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी UNHCR के साथ पंजीकृत थे। अब यहाँ बड़ा सवाल ये है अविनाश जी कि याचिकाकर्ता का कहना है कि वो रजिस्टर्ड थे UNHCR से, जबकि सरकार इन्हें शरणार्थी मानने के लिए राजी नहीं है। तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। नहीं, जो मुद्दा है कि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो शरणार्थी नहीं थे, क्योंकि जो यूएन ने जो शरणार्थी नीति बनाई थी 1951 में और 1967 में इसको प्रोटोकॉल लागू किया गया था, भारत सरकार की तरफ से उस पर सिग्नेचर नहीं किए गए हैं। तो भारत सरकार का सीधा सीधा कहना ये है कि यूएन का शरणार्थियों को लेकर जो कानून है वो हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। तो ऐसे में अगर सरकार ये कहती है कि हमने उनको शरणार्थी नहीं माना है, वो अवैध प्रवासी हैं, तो सरकार का ये कहना भी अपने आप में सही है। दूसरी तरफ यूएन में अगर वो पंजीकृत हैं तो यूएन की नज़र में वो शरणार्थी हैं। तो ऐसे मुद्दे पर हम ये कहेंगे कि दोनों लोग अपनी जगह सच बोल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या आप किसी की जान से इस तरीके से खेल सकते हैं? भले ही वो अवैध प्रवासी हैं, अवैध प्रवासियों को भी हटाने के लिए, उनके देश वापस भेजने के लिए एक नियम कानून होता है कि क्या उसका पालन किया गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज की तारीख में भी म्यांमार में गृह युद्ध के हालात हैं, वहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके के एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं और रोहिंग्याओं पर तो लगातार हमले, क्योंकि उनको भागना इसीलिए पड़ा था कि उनका सरकार की तरफ से सफाया किया जा रहा था। ऐसे में अगर वो जो 43 रोहिंग्याओं का जो मामला चल रहा है उनको आप दोबारा से म्यांमार भेज रहे हैं, तो उनके ज़िंदगी को आपने समुद्र में छोड़ा, संकट तो उनका वहीं से शुरू हो गया। और अगर वो म्यांमार पहुंच भी जाते हैं तब भी उनकी जान संकट में है, क्योंकि अब उनके पास में कोई भी आश्रय नहीं है। और यदि वो युद्ध क्षेत्र में पहुंचते हैं, एक तरीके से आपने उनको युद्ध क्षेत्र में धकेल दिया है और उनके पास कोई साधन नहीं है। तो ये मुद्दा जो यूएन की तरफ से जाँच शुरू की गई है, तो उसको लेकर जरूर वो भारत सरकार से सवाल पूछेंगे कि इस तरीके से आप किसी के साथ अमानवीय कार्य कैसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल, उनकी रक्षा करने के बजाय उनको और ज्यादा तनावग्रस्त जगह पर भेजकर, या कह सकते हैं कि उनके जीवन को खतरे में डाल दिया गया, इसलिए सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि रोहिंग्या याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा कि पुलिस की यह कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 और भारतीय न्याय संहिता की प्रक्रियाओं का उल्लंघन है, जो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी और मनमाने ढंग से हिरासत पर रोक की बात करती है। बता दें कि याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया है 6 मई की शाम को दिल्ली के उत्तम नगर, विकासपुरी और हस्तसल के
38 रोहिंग्या शरणार्थियों को बायोमेट्रिक लेने के नाम पर थाने बुलाकर हिरासत में ले लिया गया। याचिका में कहा गया कि 7 मई को उन्हें इंद्रलोक डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया और बायोमेट्रिक की प्रक्रिया पूरी होने पर रिहा करने का भरोसा दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। याचिका के अनुसार फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस द्वारा निर्वासन के लिए कोई स्थायी आदेश यानी स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं था और निर्वासन आदेश की कोई सूचना या प्रति नहीं दी गई, जो केवल FRRO द्वारा ही जारी की जा सकती है। तो फिर इन लोगों को निर्वासित कैसे किया जा सकता है? मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस सूर्यकांत दीपांकर दत्ता और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ को आश्वस्त किया था कि बिना दस्तावेज वाले रोहिंग्या प्रवासियों का निर्वासन मौजूदा कानून के तहत न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाएगा और ये भी कहा कि भारत उन्हें शरणार्थी के रूप में मान्यता नहीं देता। अदालत ने रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ताओं के तत्काल सुनवाई के अनुरोध को भी खारिज कर दिया। मामले को लंबित याचिकाओं के साथ 31 जुलाई 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया है। यानी सरकार की तरफ से ये तो साफ कर दिया गया सुनवाई के दौरान कि वो इनको शरणार्थी तो नहीं मानेगी, इन्हें मान्यता नहीं देगी, लेकिन जो उचित प्रक्रिया है वापस भेजने की उनके देश, उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। कानून के दायरे में ही उस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। लेकिन जिस तरह की खबर आई है वो बताती है कि किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, कानून का पूरी तरह उल्लंघन किया गया है। और जो लोग हमारे देश में इस सोच के साथ आए थे कि उनके जीवन सुरक्षित रहेगा, उन्हें फिर से एक बार मरने के लिए छोड़ दिया गया, या कह सकते हैं कि उन्हें धकेल दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।